सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी। मैंने आपको बताया था कैसे बेसिक्स तैयार होता है, कैसे उसकी एक तरह से पूरा का पूरा जो डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आप कह लीजिए, पूरा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था। अब आज जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ आपके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की प्रोसेस किस तरह से होता है। अपन कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद जब एविडेंस को कलेक्ट करते हैं फिर अपन क्या प्रोसेस करते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपने इस पीपीटी पे। मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको ले चलता हूँ पीपीटी पे। इससे पहले दोस्तों, आप अगर चैनल पे कोई नया है या चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नहीं तो दोस्तों मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूं अपनी पीपीटी पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। सो गाइज, अब अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। क्या होता है ये, इसको डीपली समझते हैं। सो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर अपन कोई चीज, जैसे कोई एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस मिल गया हमें, उसको सीज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं क्या ये क्राइम सीन पे हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है तो आपको मान लीजिए कोई चाकू मिल गया या फिर आपको मान लीजिए कोई चीज मिल गई, तो आप ये चेक करते हैं कि क्या ये जो चाकू मिला है ये इससे रिलेटेड है नहीं रिलेटेड। जब भी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीआईडी वगैरह में देखते हैं या फिर आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हो, तो आप देखते हैं कि जो लाश वगैरह मिलती है या फिर जो मर्डर वगैरह होता है उसके आसपास पुलिस छानबीन करती है, चेक करती है कि कुछ हमें मिला है क्या। तो जो भी चीज हमें मिलती है उसके आसपास से, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो मान लीजिए मोबाइल फोन हो, सिम हो, कोई भी चीज हो, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये जो हमें एविडेंस मिला है क्या ये इस क्राइम सीन से रिलेट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं करता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। तो ये क्या है, सीज एंड एनालाइज। और ये पूरा का पूरा एक मेथोडोलॉजी है। कैसे काम करती है इसको आगे बताऊंगा। फिलहाल जैसे कि मैंने पहले पॉइंट आपको बोला कि सीज एंड एनालाइज डिजिटल एविडेंस। पहले तो इसको क्या करते हैं, सीज करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं कि भाई क्या ये एविडेंस जो है वो हमारे काम का है या नहीं है। क्लियर है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट है एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जब मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि ये जो हमारे पास जो एविडेंस है ये सीधा किससे रिलेटेड है, इस क्राइम सीन से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता लग गया कि क्राइम सीन से रिलेटेड हमारे पास में ये एविडेंस है, तो आप क्या करोगे, इसको सीज करोगे, इसको एनालाइज करोगे, इसको उसके ऊपर रखोगे, आप चिपकाओगे, देन उसको कोर्ट में पेश करोगे। यानी कोर्ट में पेश करने टाइम आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो एविडेंस था ये इसी क्राइम सीन से रिलेटेड है या नहीं है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एविडेंस है यही इसी क्राइम से रिलेटेड है। जैसे आप मान लीजिए दृश्यम मूवी आपने देखी होगी, दृश्यम 2 मूवी देखी होगी, तो उसमें जो स्केलेटन मिलता है उसके अंदर केस नंबर लिख दिया जाता है कि ये जो एविडेंस है ये इस केस नंबर का है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे केस का आप एविडेंस वहां पे रख देंगे। क्लियर है। तो इंश्योर करते हैं कि जो इंटीग्रिटी की जो एविडेंस है वो इसी क्राइम सीन के साथ मिला हुआ है या नहीं है, मतलब इसी क्राइम के सीन के साथ है या किसी और क्राइम के सीन के साथ तो नहीं है। ऐसा ही इंश्योर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कंप्लाई विथ लोकल लॉज एंड एस्टिमेशन प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा फोन नंबर मिल गया या फिर आपको कोई ऐसी चीज मिल गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको उसको कोर्ट में कैसे पेश करोगे। या मान लीजिए ऐसी पेन ड्राइव मिल गई जो चालू नहीं हो रही है, या मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क ऐसी मिल गई आपको जो कि वर्क ही नहीं कर रही, तो आप उसको कैसे इसको सबूत के तौर पर पेश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लाई विथ लोकल लॉज, मतलब आपके जो लॉज हैं, जो हर एक कंट्री इसके अलग अलग लॉज होते हैं कि भाई क्या एविडेंस हम एक्सेसिबल होगा, क्या एविडेंस एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे कि सीडी डीवीडी है, या मान लीजिए आजकल एआई चीजें आ गई, तो एआई से बनी हुई टेक्निक क्या जो है एविडेंस जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते। क्लियर है। तो ये एस्टिमेट प्रेसिडेंट्स का मतलब ये कि आप पहले उसको चेक करिए कि भाई ये हमें एक्सेसिबल है या नहीं है, या ये जो हम कोर्ट में ये जो हम रखेंगे ये एविडेंस जो है कोर्ट में एक्सेसिबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप क्लोन करते हैं या फिर कोई चीज का आप क्राइम सीन के अंदर मान लीजिए आपने उठा लिया और मान लीजिए उसके ऊपर आप क्लोन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिंगरप्रिंट मैच करेंगे, वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, तो आप जहां पे चेक करेंगे कि क्या ये फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन जो भी हम कर रहे हैं किसी का भी, वो कोर्ट में एक्सेसिबल है या नहीं है। तो लोकल लॉज और उसके प्रेसिडेंट्स के साथ देख के हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये जो हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं या एविडेंस को हम मैच कर रहे हैं ये कोर्ट में एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर एक्सेसिबल है तो इस एविडेंस को जरूरी है, और अगर एक्सेसिबल ही नहीं है, मान्य ही नहीं है, तो फिर हम क्यों उस पर मेहनत करेंगे।
क्लियर है। फिर दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है मस्ट फॉलो ए रेपिटेबल वेल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ स्टेप। इसका मतलब ये कि जो आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं वो सेट ऑफ मतलब स्टेप होने चाहिए। ठीक है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब इसका मतलब ये नहीं कि आपने चेक ही नहीं करा। जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है, तो आपने ब्लड सैंपल ले लिया लेकिन वो ब्लड सैंपल उससे मैच ही नहीं करा। ठीक है, आपने किसी और का ब्लड सैंपल ले लिया, लेकिन जब जैसे मान लीजिए आपको मर्डर पे कोई ब्लड मिल गया, आपने उसका सैंपल उठा लिया और जब आपने उसको कोर्ट में पेश करा या फिर जब लेबोरेटरी से उसकी रिपोर्ट आई तो आपने देखा कि ये जो ब्लड है ये तो इससे मैच ही नहीं करता। जैसे आपने दृश्यम मूवी में देखा होगा, है ना, दृश्यम मूवी में आपने देखा होगा जो स्केलेटन होता है, लास्ट में जब अजय देवगन स्केलेटन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और जब उसकी रिपोर्ट आती है जज के पास में तो वो बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है, ये जो रिपोर्ट है ये तो इसकी है ही नहीं, ये डीएनए से मैच ही नहीं करता है। तो ये जो कोई भी चीज आप एविडेंस रख रहे हैं वो तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या करा, फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद क्या करा, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो मैंने आपको ओवरऑल बताया, इसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ फेजेस के बारे में। ठीक है, कुछ फेजेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के। फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले फेजेस 1 है। क्या है फेजेस 1? जैसे कि कुछ कैटेगरीज में बांट दिया, मतलब कुछ आप मान सकते हैं कि कुछ फ्रेज हैं, जैसे पहला फ्रेज है, फिर सेकंड फ्रेज, फिर थर्ड फ्रेज। कैसे है, कैसे काम करता है? सबसे पहले सेटिंग अप ए कंप्यूटर फोरेंसिक्स लैब। सबसे पहले हम एक लैब सेटअप करते हैं। ठीक है, कि हमें कैसे उसको पर लैब पूरी लैब तैयार करनी पड़ती है। जब भी कोई आप देखेंगे कि जब भी आप कोई एविडेंस इकट्ठा करते हैं तो उसको कहाँ भेजते हैं कि इसको लैब के अंदर भेजिए। तो लैब पहले सेटअप करनी पड़ती है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं। फिर बिल्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम, फिर आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम तय करते हैं। ठीक है, कैमरा लेने वाला अलग होता है, ब्लड सैंपल लेने वाला अलग होता है, ठीक है, फोटोग्राफर स्केच करने वाला अलग होता है, सारी चीजें अलग अलग करने वाला होता है, ऑटोप्सी करने वाला अलग होता है। तो पूरी की टीम तैयार होती है। क्लियर। फिर अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, फिर आपको कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन से टूल चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आपको सेटअप करने पड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर वैलिडेटिंग लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिर लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए। देखो, एक तो चीज होती है कि आपको एविडेंस को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, और लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। देखिए, टेस्ट करने के लिए मान लीजिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर के अंदर, बट उस कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे कोई हार्डवेयर चाहिए, जैसे मॉनिटर हो गया, पीसी हो गया, ये चीजें हो गई। क्लियर है। तो ये चीजें चलती है। ठीक है, जैसे कि आपने डिजिटल कैमरा देखा होगा, उसके अंदर ऑटोप्सी वगैरह करते हैं या फिर ना उसके फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं, वो भी एक चीज चाहिए। क्लियर। उसके बाद होता है एंश्योरिंग क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब आप जो भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को एश्योरेंस करें कि वो क्वालिटी जो है वो मतलब उससे मैच करती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मान लीजिए कोई स्केच बनाया, ठीक है, और वो स्केच मेल ही नहीं खाता है उससे। क्लियर। उससे मेल नहीं खाता है तो आप कैसे साबित करेंगे उसको? तो एश्योरेंस होना चाहिए क्वालिटी की। जो भी टीम तैयार कर रहे हैं, जो भी हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी है वो उससे मैच करे। जैसे कि मान लीजिए आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं फिल्म का नाम तो याद नहीं कर पा रहा, हाँ नाम याद है। जैसे एक फिल्म आई थी राइट और रॉन्ग, आपने देखी होगी, सनी देओल की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसके अंदर क्या होता है कि वो उसको बोलता है कि भाई आपने अगर गोली चलाई तो आपने पैरेलल गोली चलाई तो आपको सीट से उठना पड़ा, तो आप ये कैसे उठे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वालिटी एश्योरेंस की बात आ गई कि आप हमें बताइए कि आपने जो दिया, आपने जो क्राइम सीन पे बताया कि मैंने बैठे बैठे गोली चलाई थी, बट आप उठ नहीं सकते, लेकिन आपने जो गोली चलाई वो 90 डिग्री पैरेलल पे चलाई है, तो ये आपने कैसे करा? तो फिर वो बोलता है कि भाई मैंने उसको ऊपर फेंका था, फिर वो नीचे झुकी थी, तब जाके मैं 90 डिग्री पे मैंने गोली चलाई थी। तो ये क्या क्वालिटी एश्योरेंस है? आपने को चेक करना पड़ेगा कि आपने जो बोला या एविडेंस जो बोल रहा है क्या वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है। तो ये हो गया फ्रेज 1। फिर आता है फ्रेज 2। फ्रेज 2 में आता है डॉक्यूमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन, मतलब आप डॉक्यूमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन का कि भाई क्या क्या हमें मिला है। फिर करता है सर्च एंड सीजर, आप सर्च करते हो, सीज करते हो। एविडेंस प्रिजर्वेशन, आप एविडेंस को प्रिजर्वेशन करते हो। डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस, केस एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। फिर आता है फेज 3, रिपोर्ट टेस्टिफाइंग एज ए एक्सपर्ट विटनेस। इसके बारे में भी आगे अपन पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात करता है एवेल्यूटिंग फोरेंसिक प्रोसेस की। फोरेंसिक प्रोसेस आखिर में काम कैसे करता है? दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है सिचुएशन ऑफ द क्राइम की, क्राइम की सिचुएशन क्या है। जैसे मान लीजिए एक अलग अलग क्राइम की सिचुएशन होती है, मर्डर हो गया, बैंक में डकैती हो गई, अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, वहां आपको अलग काम करना पड़ेगा, वहां आपको अलग काम करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए बॉर्डर किसी ने पार कर लिया, ठीक है, किसी ने किसी का डेटा चुरा लिया है, मतलब किसी तरीके से आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि पहले क्राइम इस तरह से हुआ क्या है, क्या क्राइम हुआ है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ द क्राइम। क्राइम का नेचर आपको जानना पड़ेगा। क्राइम का नेचर का मतलब
कि जैसे मान लीजिए कई बार कुछ क्राइम होते हैं जो वैलिड होते हैं, कुछ क्राइम इनवैलिड होते हैं। वैलिड क्राइम का मतलब होता है जो डिजिटल होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी की जान मान की हानि नहीं होती, जान मान की हानि, ठीक है। एक होता है इनवैलिड, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग गिर गई, पुल टूट गया, ठीक है, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, या फिर मान लीजिए बैंक डकैती के टाइम पे किसी की मौत हो गई, ठीक है, या फिर बहुत भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी क्या है, नेचर ऑफ द क्राइम है, इनवैलिड उसको बोला जाता है। जो डिजिटल ना होते, थोड़े बहुत डिजिटल जैसे सेम होते हैं, क्लियर, डेटा सेंटर को बम से उड़ा दिया, जो भी है, ये सारी चीजें क्या होती है, नेचर ऑफ द क्राइम। फिर बात करता है स्पेसिफाइज अबाउट द क्राइम। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, जैसे बैंक में डकैती हुई है, तो बैंक में डकैती के साथ साथ आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि भाई जो विक्टिम, जो क्रिमिनल है, उसने कैसे कैसे क्राइम किया होगा। आप पूरा रिक्रिएट करते हैं सीन को। जैसे आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्रिएट करवाते हैं कि अब बताइए क्या हुआ था। वो वहां ले जाते हैं जहां पे क्राइम हुआ है, वहां पे ले जाके बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था। तो वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं इस क्राइम को कि भाई ये जो क्राइम हुआ है, जो बोल रहा है, दोनों के बीच में कोई फर्क तो नहीं है। क्लियर है। तो बहुत बारीक चीज होती है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि थ्योरी से समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं जितना आपको समझा रहा हूं उतना आप समझ जाइए। आगे प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एविडेंस है। टाइप ऑफ एविडेंस में बहुत सारी चीजें मिलती है। पेन ड्राइव, मान लीजिए कोई आपको कोई बैग मिल गया, किसी का खून मिल गया, ब्लड मिल गया, किसी के बाल मिल गए, किसी का कुछ भी मिल सकता है दोस्तों। एनीथिंग, जो भी आपको चीज मिल गई मर्डर सीन पे, क्राइम सीन पे, वो सारा का सारा एविडेंस होता है। और आपको पता हो कि एविडेंस को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है कि कोई इसके अंदर छेड़छाड़ ना कर सके। क्लियर है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द सस्पेक्ट, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12 बना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय सस्पेक्ट का मतलब है कि भाई उसने किस तरीके से ऑपरेट किया उसको। जैसे कि सबसे पहले वो कहां आया, फिर उसने क्या उठाया, फिर उसने क्या करा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सस्पेक्ट, जैसे कि कई बार कोई मालवेयर इंजेक्ट करता है तो किस तरह से मालवेयर बनाया होगा, इंजेक्ट किया होगा, या फिजिकल करा होगा या नेटवर्क के थ्रू करा होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय मतलब किस किस तरह से उसने उस क्राइम को ऑपरेट किया, जनरेट किया, इंप्लीमेंट किया, ये सारी चीजें आती हैं। फिर बात होता है नॉन डिस्क फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क फॉर्मेट भी यहाँ पे आता है कि कौन कौन से डिस्क फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई हार्ड डिस्क मिल गई, पेन ड्राइव मिल गई, कुछ भी चीज मिल गई, तो आप क्या करेंगे, डिस्क का फॉर्मेट देखेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। एमपीटी है, जीपीटी है, ठीक है, क्या है, एमबीआर है, जीपीटी, जो भी है उसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद लोकेशन ऑफ द एविडेंस, कि उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, कहां पर मिला है क्राइम सीन पे, क्राइम के जस्ट बगल में मिला है या उसके बाद मिला है, कहां मिला है, लोकेशन को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और द मोटिव ऑफ द सस्पेक्ट, सबसे अंत में आप ये देखते हैं कि उसका सस्पेक्ट का मोटिव क्या रहा होगा। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर बहुत देखा होगा, जैसे कई बार क्या होता है, आधे से ज्यादा क्रिमिनल तो इसलिए पकड़ में आते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा सीआईडी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो जो मर्डर की जो ऑटोप्सी होती है उसके अंदर जो ऑटोप्सी करने वाले जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये बोल देते हैं कि भाई ये मर्डर जिसने भी किया है ना, उसके साथ इसका गहरा रिश्ता है। मान लीजिए किसने बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर किया तो बोला बहुत दुश्मनी बहुत गहरी होगी, फिर वो पुलिस अंदाजा लगाती है कि भाई इसके दुश्मन कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए जहर दे के मारा है या किसी भी तरीके से क्या चीज हुई है, तब आप वो देखेंगे कि ना भाई ये जो है इसको शायद घर वालों के अंदर ने मारा होगा, क्योंकि खाने पानी की चीजें तो वही खाता है। तो जो ऑटोप्सी वगैरह होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मोटिव देखना पड़ता है कि उसका मोटिव क्या है। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो बहुत सारे आपको मोटिव मिलेंगे। ऐसे अगर सिस्टम को मान लीजिए आपने क्रैश कर दिया, तो मान लीजिए कई बार उनके राइवलरी कंपनी को देखा जाता है कि भाई उसकी राइवलरी जो कंपनी थी जो उसके अपोजिट में थी, क्या उसने तो ये काम नहीं करवाया, तो सारी चीजें देखी जाती है। क्लियर है। तो ये एवेल्यूट करा जाता है फॉरेंसिक्स प्रोसेस को कि कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर द इन्वेस्टिगेशन करने से पहले क्या क्या चीज चाहिए होती है, तो जैसे कि हैव स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं वो स्किल्ड होनी चाहिए प्रॉपर। फिर है वर्क स्टेशन एंड डेटा रिकवरी लैब, प्रॉपर वर्क स्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर डेटा रिकवरी लैब्स होनी चाहिए उनकी। डेटा रिकवरी लैब का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स होने चाहिए, बड़े बड़े सर्वर्स होने चाहिए जो आपको रिकवर करने में टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, जिससे आके फटाफट आप है ना जो रिकवर है वो कर सके। क्लियर। किसी भी चीज को जाते ही 12 घंटे के, जैसे कुछ जैसे कि कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं
जो 12 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है 12 घंटे के अंदर अंदर ही। क्लियर है? तो इस तरीके से उनको बोला जाता है कि आप 12 घंटे 12 आवर के अंदर अंदर इसको इन्वेस्टिगेट करो। या कोई ब्लड है मान लीजिए, उसको 6 घंटे के अंदर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, नहीं तो उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो कुछ आपको एविडेंस ऐसे मिलेंगे जिनके टाइम लिमिट होती है, तो टाइम लिमिट के लिए आपको पूरा पहले बैकअप तैयार करना पड़ता है डेटा रिकवरी लैब में। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि सारा का सारा जितना टाइम है उतना कर सकते हैं। ठीक है। फिर अलायंस विद लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, अलायंस करते हैं आप लोकल डिस्ट्रिक्ट के साथ, लोकल पुलिस वालों के साथ, लोकल अथॉरिटी के साथ में कि भाई हमें ये तरीके, जैसे मान लीजिए कई बार क्राइम हो जाता है तो बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग है, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो, लेने दो, सारी की सारी चीजें, तो वो लेने के लिए आपको बोल देते हैं। फिर डिफाइन द मेथोडोलॉजी, फिर आप मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं कि हमने किस किस तरीके से क्या क्या किया है, हमने क्या क्या चीज ली है, पूरा डॉक्यूमेंट वहां पे होता है। जैसे कई बार कोई ब्रैंक, कई बार कहीं पर भी जो क्राइम होता है तो क्या होता है वहां पर, क्या होता है एक स्केचेस वगैरह वाले, और वो पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हैं, पूरा का पूरा पेपर बनाते हैं कि हमने क्या क्या कलेक्ट किया, कहां कहां से कलेक्ट किया, सब कुछ। क्लियर है? तो बिफोर द इन्वेस्टिगेशन है। फिर बात करते हैं कलेक्टिंग द एविडेंस के बारे की सबसे पहले है फाइंड द एविडेंस। एविडेंस फाइंड करते हैं वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने धूम में देखा होगा, धूम 2 के अंदर वो बोलता है कि भाई किस धूम 1 के अंदर किस किस तरीके से वो चोरी होती है, तो वो कैसे आप अंदाजा लगाता है, फाइंड करता है एविडेंस को। फिर डिस्कवर द रिलेवेंट डाटा, फिर रिलेवेंट डाटा को डिस्कवर करता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा धूम में कि जब वो चोरी हो रही होती है तो वो क्या है, उसका जो नियर में जो वो होता है ना, क्या करते हैं, रेड लाइट, उस रेड लाइट को वो क्या करता है 60 मिनट लेट कर देता है, जिससे पुलिस वाले वहां खड़े रहते हैं। तो वो ना रिलेट कर लेता है उसको कि भाई किसी ने उस जो रेड लाइट है उसका टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ करी, आप जाके चेक करवाइए, हैकर का काम है, कर सकता है। तो वो रिलेट करते हैं। ठीक है। फिर है गैदर ऑफ एविडेंस, फिर एविडेंस को गैदर किया जाता है, देखा जाता है कि भाई किस तरह से क्राइम हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या इसके इन्वॉल्व हो सकता है, सारी चीजें। फिर है प्रिपेयर चेन ऑफ कस्टडी, फिर पूरी की पूरी चेन ऑफ कस्टडी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मैंने आपको ये दे दिया, सौंप दिया कि सर ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी एक फिल्म आई थी, फिल्मों को मैं आपको क्यों दे रहा हूँ कि फिल्मों के से बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है आज के टाइम पे। एक इत्तेफाक एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा। तो इत्तेफाक में क्या होता है कि वो ना पूरा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, कैसे मौत हुई, सब कुछ, उसकी गोलियां वगैरह सब कुछ उसको बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी, कि भाई हमने कस्टडी चेक कर ली, जूते वगैरह सब कुछ, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह के भाई कि इसके अंदर क्या क्या शामिल था या नहीं। क्लियर? तो एक कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस यहाँ पर चीजें होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है सीजर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि वहां पे जो मतलब वहां पे जो इक्विपमेंट्स मिले हैं, जो भी जैसे मान लीजिए कहीं पे क्राइम सीन हुआ है, अब उस क्राइम सीन के पास के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं जिसके अंदर उसका ताल्लुक हो सकता है, उसको सबको सीज करते हैं। क्या क्या पॉइंट है? स्टरलाइज ऑल द मीडिया टू बी यूज द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये कि आप जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो मीडिया यूज करने वाला है उसको स्टरलाइज करिए, पूरा साफ करिए, सही से देखिए कि क्या चीज हो सकती है। उसके बाद एंटर द क्राइम सीन, उसके बाद आप क्राइम सीन के अंदर एंटर करते हैं। टेक स्नैपशॉट लेते हैं सबसे पहले, और स्नैपशॉट के पहले आप क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा एक वो लगा देते हैं सर्कल कि भाई कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्राइम सीन है और क्राइम सीन पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है, सिवाय उसके जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसर है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसी को ही वहां पे जाने की इजाजत होती है या पुलिस वालों को होती है। ठीक है। आधे से ज्यादा क्राइम अगर सॉल्व नहीं होते तो वो क्या करते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होते हैं। जैसे सुशांत सिंह की जब सुसाइडल केस आया तो उसके पहले 2 घंटे में बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, तो आज तक भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ। जैसे वो वाला केस हो गया, आरुष हत्याकांड वाला केस हो गया, उसमें क्या हुआ था कि शुरू के 3-4 घंटों में ही ना सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ हो गई कि जब फॉरेंसिक वाले वहां पहुंचे, इन्वेस्टिगेट करने वाले वहां पहुंचे, तो उनको ना समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने सारे सैंपल इकट्ठे किए, बट वो बहुत पुराने हो गए थे, उनके साथ छेड़छाड़ हो गई थी। क्लियर है? जो केस 10 मिनट के अंदर, या मान लीजिए जो केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था, उस केस को आपने ऐसा बना दिया कि वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो जितने भी केस अनसॉल्व रह जाते हैं वो सारे केस अनसॉल्व रह जाते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले बोल जाता है कि आप सब हटिए, कोई भी क्राइम सीन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सबूतों के साथ एक के साथ भी छेड़छाड़ होगी तो फिर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है। तो इन स्नैपशॉट ऑफ द सीन एंड देन केयरफुली स्कैन द डेटा सोर्सेस, मतलब केयरफुली स्कैन करिए डेटा सोर्सेस का मतलब कि आसपास के जो है आप उसको केयरफुली ढंग से जांच करिए। क्लियर? फिर आता है रिटेन द डॉक्यूमेंट एंड स्टेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ आइटम ऑफ द क्राइम सीन। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट रिटेन, मतलब आप उसको रिटेन करके रखिए, डॉक्यूमेंट
स्टेट एंड इंटीग्रिटी आइटम, स्टेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वहां पर जो भी चीज मिली है मतलब ओवरऑल, और इंटीग्रिटी का मतलब जहां पर क्राइम हुआ है, एग्जैक्ट जहां पर क्राइम हुआ है। जैसे कोई मर्डर हुआ तो मर्डर पे जहां लाश मिली थी वहां पे क्या मिला और उसके आसपास क्या मिला, तो वो पूरा का पूरा एंटायर क्राइम सीन है, उसको रिटेन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है, कहां पर क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे थी, वो सारी चीजें फोटोग्राफ्स के अंदर से आ जाती है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट द एविडेंस फॉर द फोरेंसिक फैसिलिटी, फिर आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, और जो फोरेंसिक फैसिलिटी है उसके साथ आप क्या करते हैं, एविडेंस को ट्रांसपोर्ट सही से पैक करके कर लेते हैं। ये सीजर ऑफ इक्विपमेंट्स होता है। क्लियर है? कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको शुरुआत में बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ, आगे लैब सेटअप करेंगे, आगे सारी चीजें करेंगे, वो सारा आगे का काम है। फिर है फर्स्ट रेस्पॉन्डर टूल किट, मतलब जब क्राइम सीन हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो उसके बाद कौन कौन से टूल्स काम आते हैं। जो फर्स्ट रेस्पॉन्सर है, जो रेस्पॉन्डर है ना, जो रेस्पॉन्स करता है वो क्या क्या करता है, तो सबसे पहले लॉग बुक, उसका टू रिकॉर्ड ऑल द एक्शन इवेंट्स विद डेटा एंड टाइम क्रोनोलॉजी, मतलब लॉग बुक होती है उसके पास में, कि जो रिकॉर्ड करता है वो अपने सारे एक्शंस, इवेंट्स, डेटा, टाइम क्रोनोलॉजी की, मैं कब गया, कितने बजे मैंने ये चीज की, कब मैंने सैंपल लिया, कितना सैंपल लिया, कहां से लिया, सब कुछ वो एक लॉग बुक में रिकॉर्ड करता है। फिर बात आती है सेफ बूट सीडी यूएसबी फॉरेंसिक लाइव सीडी, इसका मतलब डीवीडी भी हो सकता है, यहाँ पे यूएसबी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, मोबाइल भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, डिजिटल कैमरे आ गए आजकल तो। ठीक है, डिजिटल कैमरे वगैरह हो गया, या फिर आप लाइव वीडियो शूट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो शूट भी होता है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लाइव उसकी, तो सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी, ज्यादातर आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिमिनल जो होता है, ठीक है, अगर वो क्रिमिनल क्या करता है, कन्फेस करता है कोई भी चीज, तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है कि भाई देखा जाए कि कोई दबाव पे तो नहीं डाला गया है। कई बार फिर भी पलट जाते हैं लोग कि भाई हमसे दबाव में लिया गया। तो जब भी कोई चीज होती है तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग की जाती है, फोटोग्राफी भी की जाती है, प्लस लाइव रिकॉर्डिंग भी की जाती है। कि मान लीजिए कोई चीज रिकॉर्डिंग में आपको नहीं दिखी लेकिन फोटोग्राफी में आपको नजर आ गई, तो ये बहुत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा मैंने आपको बताया। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टूल जैसे कि वोलेटाइल डेटा कलेक्शन, वोलेटाइल का मतलब सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी, हार्ड डिस्क, सारी चीजें वोलेटाइल में आती है जिसमें स्टोर किया जा सकता है। इमेजिंग डेटा हार्ड डिस्क, इसका मतलब कि आपको कोई चीज मिल गई हार्ड डिस्क, तो उसका आप बैकअप बना दिया, इमेजिंग बना दिया आपने, है ना, इमेज बना दी। जैसे अपन विंडोज का इमेज बना देते हैं ना, कॉपी बना देते हैं, वैसे उसकी कॉपी बना दी। सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, सिस्टम की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, जो भी वहां पे मिला है, जो कुछ भी मिला है उस सब की। क्लियर? फिर लैपटॉप्स, उसके पास लैपटॉप्स होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल का मतलब ये है कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर कॉन्फ़िगर होने चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। क्लियर है? फिर लैपटॉप्स होना चाहिए, फॉरेंसिक वर्क स्टेशन लैपटॉप होना चाहिए आपके पास में। RJ45 क्रॉस लेन केबल होने चाहिए, जैसे कि आप कनेक्ट कर सको किसी भी चीज के लिए। मल्टीपर्पज मैकेनिकल टूल सेट टू ओपन CPU कैबिनेट, डिटैच हार्ड डिस्क, स्क्रू ड्राइवर, मतलब जैसे आपने जल्दी से ना हार्ड डिस्क लगाई फिर निकाला, फिर आपके पास कोई भी टूल सेट होना चाहिए। आपने देखा होगा फोरेंसिक वालों के पास टूल सेट होता है, पूरा का पूरा बक्सा होता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, अटैची के अंदर, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। एंटी स्टेटिक कवर, एंटी स्टेटिक कवर का मतलब है कि वो कवर है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लड सैंपल लिया तो वो कवर से उसको खराब ना हो जाता है। एंटी स्टेटिक कवर, जिसके अंदर कोई चीज खराब ना हो जाए ना, हवा नहीं जाए। एयर बल्ब्ड PVC कवर, मतलब कि हवा ना जाए, कोई भी ऐसा जो बहुत सेंसिटिव जो एविडेंस है वो खराब ना हो किसी भी स्थिति में, तो वो सारी चीजें होती है। मार्किंग लेबल्स विथ परमानेंट इंक मार्केटिंग पेन, मतलब बॉल पेन होता है जिससे आप लिखते हैं कि भाई ये चीजें मिली है। जैसे आपने बॉल पेन देखा होगा, ब्लैक कलर का मार्कर, जिससे कि आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें मिटता नहीं आसानी से। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने सिंपल पेन से लिख दिया, वो मिट गया, आपको पता नहीं चला ये क्या चीज है। क्लियर है? तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से जो रेस्पॉन्डर होता है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर, वो ये चेक करता है कि भाई उनके पास ये टूल्स होने चाहिए, तब जाके ये चीजें काम करती है। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं प्री इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है हमारा, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है प्री इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले मैंने आपको फेज 1 बताया था, मैंने बताया था आपको फेज 1 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको प्री इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में कि भाई जब भी अपन प्रोसेस करते हैं तो उसका प्री इन्वेस्टिगेशन क्या है ना, कैसे पहले के टाइम पे, मतलब जैसे कि मतलब कोई क्राइम हो गया, अब उस क्राइम से पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, प्री इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, वो चीजें समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंप्यूटर फॉरेंसिक्स लैब्स होनी चाहिए बड़ी बड़ी। ठीक है, फिर बिल्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम, आपको बिल्डिंग
इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपको रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। वैलिडिटी लेबोरेटरी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। क्वालिटी एश्योरेंस मैंने बताया था। टाइमलाइन एनालिसिस, आपका टाइम का आपको पूरा कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर ये एविडेंस है जो कि खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, हमें इसके अंदर अंदर ही इसको एग्जामिन करना है, ठीक है। क्लाउड फोरेंसिक्स हेल्पर होते हैं आपके जो डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर है। फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं, आपको कोई भी माइनर चीज देखनी है तो आप उस बड़ी बड़ी स्क्रीन में माइनर चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीआईडी के अंदर देखा होगा कि खून के अंदर आपको ये मिलता है ना, कि भाई इसके खून के अंदर जहर मिला हुआ था या फिर कोई केमिकल मिला हुआ था, ठीक है, ये आपको पता चलता है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जाने क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर से आप ये देखते हैं कि ना इसके अंदर खून के अंदर कुछ मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था, सांप का खून था, ये था, जो भी था। तो ये सारी चीजें क्या होती है उस डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स के अंदर होता है, मतलब डाटा को अच्छे से विजुअलाइज करना कि भाई की चीज एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेगनोग्राफी डिटेक्टर। स्टेगनोग्राफी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कुछ इमेजेस मिल गई, कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको एक ब्लड सैंपल मिला, ठीक है, तो आपने देखा कि इस ब्लड सैंपल के अंदर एक नहीं कम से कम 3 लोगों का खून है। तो ये आपने कैसे देखा, स्टेगनोग्राफी डिटेक्टर से, कि भाई इसके अंदर एक नहीं 3 लोगों का खून सैंपल मिला हुआ है। या आपने देखा कि भाई आपने कैमरे में देखा कि भाई यहाँ पे जो बैंक डकैती के लिए लोग आए थे वो एक नहीं थे, कम से कम 4 लोग थे, क्योंकि चारों लोगों की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सस्पिशियस है। तो ये क्या है, स्टेगनोग्राफी डिटेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है। जो आपको देखता है कि भी मैसेज के पीछे क्या छुपा हुआ है, एक्चुअली है क्या चीज चल रही है। फिर है मोबाइल फोरेंसिक्स एनहेंसमेंट, मतलब मोबाइल के द्वारा सारी चीजें लेना है ना, मोबाइल के अंदर चेक करना, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, वहां पे आपको सुनाई देना, मतलब क्राइम सीन के अंदर क्या क्या हुआ वो आप एग्जैक्ट आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वर्ड वीडियो की भी उस टाइम पे भी क्या रिकॉर्ड हुआ था, सारी चीजें। वर्चुअल मशीन फोरेंसिक्स, वर्चुअल मशीन होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। जैसे वर्चुअल का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप वर्चुअल मशीन्स में आप ये देखेंगे, तो वर्चुअल मशीन फोरेंसिक्स का मतलब है कि जो टूल होते हैं उसका स्नैपशॉट वगैरह लेना, और वीएम जो डिस्क एक्विजिशन होता है उसका भी एनालाइज करना, ये सारी चीजें वहां काम आती है। फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स। तो इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट टूल है, उसका यूज लिया जाता है एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए। तो सेम आउटपुट, जैसे मान लीजिए आपको आउटपुट एक ही चाहिए लेकिन आपने बहुत सारे टूल्स यूज कर लिए, तो उनका भी बायोडाटा, उनका भी रिपोर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर उसके लिए भी बहुत सारे स्क्रिप्ट की आपको जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई ऑपरेशन करवाना है तो आप बहुत सारे स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो ऐसे ही आपको अगर एक आउटपुट निकलवाना है, आपको एक चीज चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी आप टूल्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स। क्लियर है। तो ये प्री इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है अपने, आप बढ़ते हैं अपन आगे है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो यहाँ से असली खेल शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन। इसका मतलब ये कि दोस्तों आप डॉक्यूमेंटिंग करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, केबल, सारी चीजें, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, सारी चीज, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटिंग करते हैं। आप देखते हैं कहाँ पे क्या क्या मिला है उसके साइज के हिसाब से। क्लियर। उसके बाद आता है फोटोग्राफी एंड स्केचिंग द सीन। आप प्रॉपर फोटोग्राफी करते हो, स्केच करते हो पूरा का पूरा उसको, है ना, पूरा जितनी भी क्राइम सीन पे जितना भी सब कुछ है सबकी फोटोग्राफी लेते हो, एक से एक चीज की। उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो फोटोग्राफी लेने वाले बहुत सारे होते हैं, वो अलग अलग तरह की फोटोग्राफी लेते हैं, सब तरह की। क्लियर। फिर स्केच बनाते हैं, वो स्केचिंग करते हैं, मिलाते हैं कि हमने एक फोटोग्राफी कब ली, फिर कब ली, फिर कब ली, फिर कब ली, ठीक है। उसको पूरा का पूरा क्या करते हैं, स्केच करते हैं, पूरा नंबरिंग करते हैं। उसके बाद सर्च एंड सीजर, फिर वो सर्च करते हैं, यहाँ पे अपना काम है सर्च करना कि और भी क्या एविडेंस मिल सकते हैं क्या हमें। फिर जो मिलता है उसको अपन थोड़ा सा एक बार सीज करते हैं कि हमारे काम का है, ठीक है। उसके बाद सीकिंग कॉन्सेप्ट। सीकिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है दोस्तों, कई बार क्या जो भी क्रिमिनल होता है वो मान लीजिए आपको क्राइम सीन में क्राइम सीन पर आपको पकड़ा गया या क्राइम सीन पर आपको मिल गया, ठीक है, तो आप उसका क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि ये क्राइम सीन से रिलेटेड है, तो फिर उसको आप चेक करते हैं सारा का सारा उसी रिलेटेड। जैसे बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना, तो रंगे हाथों पकड़ना ये सीकिंग कॉन्सेप्ट का खेल है पूरा का पूरा। खेल जिसके सामने अपन बता सके कि हाँ कि मुझे तुझे रंगे हाथों पकड़ना था, अब तू बच के नहीं जा सकता, तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा आपने उसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। जैसे कि जितने भी स्टिंग्स ऑपरेशन होते हैं, आपने देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारे पे स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सीकिंग कंसेंट में आते हैं।
क्लियर। फिर आता है विटनेस सिग्नेचर, फिर आप विटनेस जो उसके विटनेस होते हैं आसपास को उसका सिग्नेचर करवाते हैं, ठीक है। सर्च विदाउट वारंट, फिर आप कई बार आप देखते हैं कि कहीं भी क्राइम हुआ है तो आप वहां पे आपको अथॉरिटी होती है कि विदाउट वारंट आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, जहां पर क्राइम नहीं हुआ है आप वहां पर सर्च वारंट लेके वारंट करते हैं, सर्च वारंट लेके एग्जामिन करते हैं या सर्च कर सकते हैं। लेकिन जहां पर क्राइम हुआ हो गया है वहां पे आपको किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। अपना कानून है कि जहां पर क्राइम हो गया है वहां पर पुलिस को पूरी अथॉरिटी होती है कि आपके बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी के अथॉरिटी के आप वहां पे सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है। फिर कलेक्टिंग इंसिडेंट इंफॉर्मेशन, क्या क्या हुआ आप आसपास से पूछते हो, आस पड़ोस से पूछते हो या फिर जो विटनेस होता है उससे पूछते हो, फिर आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। फिर आता है इनिशियल सर्च ऑफ सीन, फिर आप शुरुआत के सीन सर्च करते हो कि भाई शुरुआत में क्या हुआ होगा, क्या चीज हुई होगी, ठीक है, कैसे क्राइम हुआ होगा या फिर कब हुआ होगा, ये सारी चीजें आप सर्च करते हो। फिर सिक्योर क्राइम सीन, फिर आप क्राइम सीन को सिक्योर करते हो, ठीक है। जहां पे क्राइम हुआ है मैंने आपको बताया क्राइम सीन को आपको सिक्योर करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर ना जाए, कोई भी इसके अंदर छेड़छाड़ ना करे। फिर आता है सीजिंग एविडेंस एट द क्राइम सीन, जितने भी एविडेंस वहां पे मिले हैं आप उनको सीज करते हो, ठीक है। भाई कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए रेड पड़ गई, ठीक है, आपने जब देखा होगा कि कहीं पे रेड पड़ जाती है, आपने देखा होगा बहुत फिल्में आई है रेड पे, जैसे एक रेड भी एक फिल्म थी, एक और फिल्म आई थी बहुत पहले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अक्षय कुमार का। तो वो बोलते कि भाई कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा, जो जहां है वो वहीं खड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि सीजिंग एविडेंस एट द क्राइम सीन, मतलब कि जितने भी एविडेंस आपको मिले उनको आप सीज कर दोगे वहीं उसी टाइम पे, ठीक है। फिर बात करते हैं कलेक्टिंग एविडेंस की, फिर आपको जो एविडेंस मिला उनको आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे स्पेशल 26, मुझे याद आ गया, स्पेशल 26 जो है वो एक मूवी थी, ठीक है, वहां पर। फिर आता है एविडेंस प्रिजर्वेशन, फिर आप एविडेंस को प्रिजर्व करते हो, एक जगह नहीं दो जगह रखते हो कि मान लीजिए अगर एविडेंस के साथ कोई लफड़ा हो गया, कोई खेल मान लीजिए नष्ट हो गया तो उसको आप बैकअप बना सके, तो बैकअप के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद पैकिंग, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एविडेंस, फिर आप पैकिंग करते हो, स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो लैब के अंदर, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है हमारा पूरा का पूरा। अब बात करते हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की। तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या आता है दोस्तों, रिपोर्टिंग आती है कि आपने क्या क्या करा, कैसे एग्जामिन करा, सब कुछ आपने कौन से टूल्स यूज करे, क्या आपने मेथोडोलॉजी लगाई, सब कुछ आप वहां पे रिपोर्ट करने देना होता है। फिर उसके बाद में आपको करना पड़ता है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप गैदर करते हो एंड इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो अच्छे से कि भाई हमने ये चीजें इन्फॉर्मेशन ली और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। जैसे आपने देखा होगा आयोग बनते हैं, ठीक है, आयोग का मतलब आपने देखा होगा कि कमेटी बैठाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि भाई ये क्राइम हुआ है, इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बैठ गई, तो ये कमेटी क्या करती है, ये पूरा सीन करके फिर रिपोर्ट करती है, क्लियर। तो ये जो आयोग है ना, नानावती कमीशन की आयोग की रिपोर्ट है, ये इसकी रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट ही पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आपने क्या क्या करा वो सब कुछ रिपोर्ट करके आपको देते हैं कि भाई किस तरह से क्राइम हुआ, क्या करा, सैंपल। तो आजकल के टाइम पे जो सैंपल आते हैं, जैसे मान लीजिए ओपिनियन पोल होता है, ये क्या होता है, प्री इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन जो एग्जिट पोल होता है ये पोस्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि किस किस को वोट दिया होगा, किसको कितनी सीटें आ रही है, ये सारी क्या है, ये सारी चीजें पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आती है, क्लियर। फिर आता है राइटिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिर आप राइट करते हो, उसको लिखते हो, बकायदा एक रिपोर्ट होती है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। फिर बात करते हैं रिपोर्ट जनरेशन टूल्स, फिर आप जो टूल आपने यूज किया है उसके बारे में आप रिपोर्ट करते हो कि भाई हमने ये टूल यूज करे हैं। फिर टेस्टिफाइंग एंड एक्सपर्ट विटनेस, फिर जैसे मान लीजिए आपने कोर्ट के अंदर वो है ना एविडेंस पेश करे, तो जो उसका एक्सपर्ट विटनेस है, जिसने उसको एक्सपर्ट किया है, जिसने उसको एग्जामिन किया है, आप उसकी गवाही लेके आते हो। जैसे आपने फिल्म देखी होगी कि भाई मेडिकल की एक रिपोर्ट होती है, तो किसी मेडिकल वाले को बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अंधा है, तो ये कौन मानेगा, एक तो रिपोर्ट होती है उसकी, दूसरा एक जो रिपोर्ट होती है उसका एक एक्सपर्ट होता है कि भाई हाँ मैंने इसकी आंखें कुछ चेक करी है। मान लीजिए रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट झूठी भी हो सकती है, लेकिन जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसको लेके आना पड़ता है, या वो आता है और फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने इनकी जो है आंखें चेक करी है, ये बिल्कुल अंधे हैं, नहीं देख नहीं सकते हैं, क्लियर है। तो ये एक्सपर्ट विटनेस को टेस्टिफाई करने के लिए वहां बुलाया जाता है। तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे जो बात करेंगे दोस्तों, वो अपन बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है, कैसी होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है,
उसके पूरी की पूरी फाइल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और हो सके तो अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा दोस्तों। तो आज तो ये जो थ्योरी है, या इससे पहले जो थ्योरी है उसको अपन कर देख लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल के बारे में बोल रहे हैं, सर प्रैक्टिकल करवाइए प्रैक्टिकल करवाइए। बस यकीन मानो दोस्तों कि थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझनी जरूरी है, और ओवरव्यू आपको समझना जरूरी है फॉरेंसिक्स का, है ना। डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक बार ओवरव्यू आप समझ जाएंगे अच्छे से, फिर थ्योरी भी अच्छे से होगी, फिर प्रैक्टिकल भी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में हार्ड डिस्क के बारे में समझते हैं। दोस्तों एक जरूरी सूचना कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एथिकल हैकिंग का, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है ना, वहां फोन करिए, और अगले महीने जब बैच शुरू होगा तो उसका आप डेमो बुक करिए, ठीक है। डेमो क्लासेस है उसको बुक करिए। सिर्फ 4999 के अंदर पूरा का पूरा कोर्सेज होगा, उसमें 23+ मॉड्यूल्स होते हैं, प्लस दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे टूल्स एंड लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारे पीडीएफ कोर्सेज सॉफ्टवेयर डालता रहता हूँ, ठीक है। और बहुत जरूरी चीजें जो आपके लिए डेली रूटीन में काम आती है, हैकिंग से रिलेटेड या फिर और भी किसी से चीज से रिलेटेड, वो मैं वहां डालता रहता हूँ। तो आप जाइए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और ये जो पीपीटी है इसको भी मैं वहां उसके ऊपर डाल दूंगा, तो अभी के अभी आप जाके चेकआउट करो, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और दुआ में जरूर याद रखिए। थैंक यू।